आप सब पर सलामती हो। जमाल एहसानी का लिखा हुआ है, वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे। नई रुतों में दुखों के भी सिलसिले हैं नए, वो जख्म ताजा हुए हैं जो भरने वाले थे। तुम्हें तो फख्र था शेराजा बंदिए जां पर, हमारा क्या है कि हम तो बिखरने वाले थे। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौत एक तल्ख हकीकत है और ज़िंदगी में अगरचे गम और खुशी लाजिम व मलजूम है, लेकिन ज़िंदगी फिर भी जिंदा लोगों से जिंदा रहने के उसूल मांगती है। हर काम में एतदाल चाहती है। कहते हैं ना खुशी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाओ, ना गम में हद से तजावुज़ करो। कल की शाम भी उर्दन में आम शामों जैसी शाम थी। परिंदे सारा दिन के थके शाम होते ही अपने अपने मस्कन की तरफ रुख कर गए। घड़ी की सुइयां मामूल के मुताबिक चल रही थीं। ऐसे में एक शख्स को 15 साल की कैद के बाद रिहाई का हुक्म हुआ। उस शख्स का दिल था कि मैं जेल से एक कदम बाहर रखूं तो मेरा दूसरा कदम अपने घर की दहलीज पे हो, जहां मैं मेरे प्यारे 15 बरस से मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्तों की खाक लाजमी उड़ाना पड़ती है। वो शख्स जब कैद हुआ था तो उसकी बेटी महज 10 साल की थी और आज वो 25 साल की है। बेटी के रिश्ता खानदान में ही तय पाया था, लेकिन बेटी को रुखसत होने के लिए अपने बाबा का इंतजार था। पूरा रास्ता वो अपनी जिंदगी को किसी फिल्म की तरह चलता देखता रहा और घर जाने के बाद की जिंदगी वो प्लान करने लगा कि अब आजाद हो चुका हूं तो ये भी कर लूंगा और वो भी कर लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ कुदरत भी अपनी स्कीम में मुदाखलत पसंद नहीं करती। वो इंसान को उसके टारगेट तक बड़े लतीफ और गैर महसूस तरीके से पहुंचाती है। यही कुदरत है जिसने यूसुफ को बादशाही का ख्वाब दिखाया। बाप को भी पता चल गया, एक मौजूदा नबी है तो दूसरा मुस्तकबिल का नबी, मगर दोनों को हवा नहीं लगने दी कि यह कैसे होगा। ख्वाब खुशी का था मगर गम का चला दिया गया। हजरत यूसुफ 2 किलोमीटर दूर कुएं में पड़े हुए थे, लेकिन वहां से उनकी खुशबू नहीं आने दी, और जब खुशबू आने दी तो कनान से आने दी। यानी सारा इंतजाम खुदा ने अपने हाथ में रखा। ऐसे ही वो साहिब अपनी गली में पहुंचते हैं, गाड़ी से निकलते हैं। ऐसे में उनका एक अजीज खुशी में हवाई फायरिंग करता है। पहली गोली, दूसरी, तीसरी हवा में चलती है और वो मासूम अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। पिस्तौल पकड़े उनका दोस्त भी उनके पीछे आता है और गैर इरादी तौर पे उसका हाथ पिस्तौल के ट्रिगर को लगता है और चौथी गोली उस शख्स के जिस्म के आर पार हो जाती, वो वहीं पे ढेर हो जाता। वो अजीज हैरान है कि गोली चली कैसे, जबकि घर के बाकी अफराद उसकी तरफ लपकते हैं, जबकि वो शख्स उस कैद की 15 साल तलखियां, उसकी आंखों में रिहाई की चमक, मुस्तकबिल के सारे अरमानों को फिर से अब्दी कैद हो चुकी थी। अब स्कीम बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। मियां साहब की वापसी अगर देखी जाए, मियां साहब ने 4 साल लंदन के अंदर गुजारे। 4 साल लंदन में गुजारने के बाद मियां साहब वापसी का प्लान बना रहे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि जिला वतनी की जिंदगी में गुजार चुका, मुल्क के अंदर वापस आऊंगा और मुल्क में हालात मेरे मवाफिक होंगे, मैं फिर से बरसर इक़्तिदार आऊंगा, केसेस में मुझे रिहाई मिल जाएगी, जमानतें होंगी। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। उन्होंने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मेरे हक में और मेरे खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूं। चलिए, आपने शुक्रिया अदा किया, अच्छा है, मैं आगे चल के इस पर बात करता हूं। उन्होंने कहा कि माशरे में सहाफ़त का अहम किरदार है। अवाम सहाफ़ियों की राय को अहमियत देते हैं। गीबत, चुगली और बहतानबाजी से सहाफ़ियों को परहेज करना चाहिए और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। उनका कहना था कि आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि अवाम की आंखें खुली हैं। अवाम की आंखें इस तरीके से खुली हैं कि अवाम ये जान चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को अंदर से खोखला किया जाता है, किस तरीके से हमारे साथ दावे नारे लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती है। वो सूरत हाल जो तब्दील होती है वो अवाम की नहीं होती, वो सियासतदानों की होती है। उनकी तनज़ली, उनकी ऊंचाई चलती रहती है, हम तो वैसे ही पस्ती में। पाकिस्तान इस वक्त क़यादत के हवाले से जिस नौ के सियासी, माशी, मजहबी, अदालती या समाजी बहरान का शिकार है। ऐसे में मोहतरम काजी फ़ायज़ ईसा साहब जैसे बासलाहियत तो दबंग शख्सियत का काजी उल कज़ा की जिम्मेदारी पर फायज होना ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका करार पाता है। बहुत से लोग ये समझते हैं और बहुत से लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान में अगर माजी के अंदर स्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है तो पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशरी का रोल उससे 4 हाथ आगे ही दिखाई दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बंदयाली कोर्ट तस्वे बहाती हुई रुखसत हुई है। उन लोगों के नज़दीक बंदयाल साहब ने जो फैसले किए थे वो कानून पर पूरे नहीं उतरते थे, लेकिन बंदयाल साहब दूसरे जजेस के बारे में राय रखते थे कि हमारे नजरियात में फर्क हो सकता है, तरीकाकार में फर्क हो सकता है, लेकिन कोई जज ये नहीं समझता कि मैं जो फैसला दे रहा हूं वो किसी की मंशा या किसी के हक के लिए फैसला दूंगा। अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाने वाला मामला हो, पार्लियामेंट अगर देखा जाए तो ग्रैंड मदर भी है। आइन जिसकी तख्लीक है, आइन उसकी मां है।
ये सारी तल्खनवाई इन रिमार्क्स की वजह से है जिनमें कहा गया कि ये एक्ट या कानून तो अच्छा है लेकिन पार्लियामेंट या मुकन्ना कौन होती है इसे बनाने वाली। अब इस पे ये भी सवाल है, जो बना रहे हैं उनका अपना बेनिफिशियरी वहां पे अमल दखल कितना है। पार्लियामेंट के मुकन्ना अगर कानून साजी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी, ये बात ठीक है, लेकिन 17 गैर मुंतखब अफराद रूल्स बनाए फिर तो ठीक है। ये एक जज साहब ने कहा था कि 25 करोड़ इंसान का मुंतखब अदारा पार्लियामेंट है, ये रूल्स बनाए तो गलत है, जरा बताया जाए कि कैसे गलत है। क्या किसी फर्द वाहिद को लामहदूद और नाकाबिल एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है? अता बंदयाल साहब की जो खातून खाना या उनकी सास के हवाले से जो मंजर आम पे ऑडियो आई थी उस पर भी बहुत सारी बातें होती रहीं, लेकिन मौजूदा निज़ाम के अंदर जिस हद तक मुदाखलत होती है, इधर से हो उधर से हो, वो चाहे अदलिया की तरफ से हो या सियासी अमल दखल हो या सियासत में अपने मफादात के तहत हो, सियासत में अमल दखल जो है वो अदलिया करे या अदलिया के अंदर अमल दखल सियासतदान करें, ये दोनों जो है इन्होंने सियासत का भी बेड़ा गर्क किया और हमारे निजाम इंसाफ का भी किया। इशू ये है कि सिस्टम के अंदर के मौजूद ऐसे झोल क्यों हैं जिनकी वजह से नाअहल लोग जो हैं वो बरसरे इक्तदार आ जाते हैं या वो किसी बड़ी मसनद के ऊपर बैठ जाते हैं। अगर मेरिट की बात करनी हो, उन ओहदों पे तैनातियां अगर होनी चाहिए तो ठोस मायार भी होना चाहिए, प्रैक्टिस अगर होनी चाहिए तो ऐसे शख्स का एक मकाम भी होना चाहिए। जो लोग अदलिया से प्रमोट होके आगे जाएं वो फिर जब मंजर आम पे आए तो उनको एक मिसाल के तौर पे बताया जाए कि ये वो शख्सियत थी, ये वो इदारा था कि जिसने मुल्क कौम की बेहतरी के लिए फैसले किए। यहां पे बेहतरी इस तरीके से हुई कि जो हजारों के अंदर केसेस पेंडिंग पड़े होते थे वो अब पेंडिंग नहीं पड़े होते, रोजाना की बुनियाद पे समातें होती हैं, जजेस अगर छुट्टी पे भी हैं तो ऑनलाइन समातें होती हैं। पाकिस्तान का निजाम इंसाफ बेहतर हो चुका है। लेकिन वहां पे सवाल यह भी पैदा होता है कि जब हमारे यहां सियासतदान जो है वो सेटलमेंट करके ही आना चाहें, वो जुडिशरी के अंदर अपने तमाम तर जो बातें हैं उनको मनवाना चाहें, फिर वो ये भी बात करें कि फलां जज आएगा तो वापसी होगी, फलां जज बैठा है तो हम हिफाजती जमानत इससे नहीं लेंगे, मैं बात नहीं कर रहा। ये बहुत से लोगों ने और भी बात की, उन्होंने ये कहा, इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि मैं नहीं चाहता था कि जो बंदयाल साहब से पहले थे उनसे जमानत लेके वापस आया जाए, इसलिए मैंने कहा जी कि हम इनसे जमानत नहीं लेंगे। साकिब निसार साहब की उन्होंने बात की। अब यहां पे जब आप अपनी मंशा के मुताबिक अपने जजेस से फैसले करवाना चाहें तो फिर किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी, फिर किस तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे। अब जलसे जुलूस हो रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे भी जलसे कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ वक्त के लिए खामोश हो चुकी है। वो खामोशी की एक बुनियादी वजह उसके हकाइक मंजर आम पे आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले एक हफ्ते में कुछ तब्दीलियां सोची हैं। वो तब्दीलियां ये हैं कि जो जलसे किए गए या कॉर्नर मीटिंग्स की गई उसके मुतबादिल उन्हें जो नताइज देखने को मिले हैं तो टिकट्स की बंदर बांट में चीजें तब्दील होंगी। जो बहुत मजबूत उम्मीदवार भी रहे लेकिन वो लोगों को लाने में कामयाब नहीं रहे, वहां पे टिकट्स चेंज हो रही हैं। वो जो चेंजिंग हो रही है उस चेंजिंग का इंतजार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। ये अगर आप कमालिया की बात कर लें, आप इधर टोबा टेक सिंह से आगे की बात कर लें, जनूबी पंजाब की बात कर लें, तो वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इंतजार में है कि किस किस शख्सियत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से टिकट लेने की कोशिश की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसको टिकट नहीं दी, वो उन्हीं अशखास को टिकट देंगे। अब इसका नुकसान किसे होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद उसे मैं साइड पे रखता हूं। मैं उसके ऊपर अगर रैंक करूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर तो मैं टीएलपी को इस वक्त रैंक करता हूं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शख्सियात को टिकट नहीं मिलेगी, फर्ज कर लें 15,000 वोट लेने वाला वो बंदा है, वहां पे जीत जो है वो 40,000 वोट लेने वाले की है, 50,000 वोट लेने वाले की है, 50% का तनासब उसमें बनता है। अब 50% वाला बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाली उठा के ले जाए, वो उठा के ले जाए और वहां पे वो जो 50% का तनासब है वो 40% भी वोट ले ले, वो किसके वोट को डेंट डालेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट को। जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट को डेंट डालेगा और वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वोट ले जाएगी और दोनों में से कोई भी कामयाब नहीं होगा तो उसका फायदा कोई तीसरा उठाए। वो तीसरा कौन हो सकता है? वो तीसरे का इंतजार। जिस तरह सईद अजमल साहब ने जब उनका दूसरा मशहूर हुआ था तो उन्होंने कहा जी कि अब मेरा तीसरा आने वाला है, तो सारे परेशान हो गए कि तीसरा कौन आएगा। तो बाद में सईद अजमल साहब से पूछा गया कि भाईजान आपका वो तीसरा क्या था? तो उन्होंने कहा जी मेरा तीसरा बच्चा आने वाला था, तो मैंने इसलिए कहा था कि तीसरा आने वाला। अब वो जो तीसरा आने वाला हो सकता है कि उन दोनों में से कोई हो सकता है तीसरा पहले से मौजूद। वक्त का इंतजार कीजिए, देखिए क्या बनता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।